अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं उस्मा चौधरी और आज ट्रांसमिशन में मेरा साथ दे रहे हैं यासिर रहमान। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन में हम आपको डेली बेसिस पर यह बताते हैं कि हमने यानी पूरी पाकिस्तानी कौम ने कोरोना वायरस से कैसे बचना है, साथ ही साथ दुनिया भर में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या सूरत हाल जा रही है। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हमारे साथ इस ट्रांसमिशन का हिस्सा होते हैं, जिनसे हम उनकी राय लेते हैं। वो हमें हमारे नाज़रीन को एहतियाती तदाबीर बताते हैं कि किस तरह से हम कोरोना वायरस जैसी आलमी वबा से बच सकते हैं। साथ ही साथ हुकूमती सतह पर और इंतजामिया की सतह पर अपने अवाम को रिलीफ देने के लिए, उनके घरों तक राशन पहुंचाने के लिए, इमदाद देने के लिए जो भी इंतजामात किए जा रहे हैं उनसे भी हम आपको बाखबर रखते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन के बरकतों, रहमतों, फजीलतों वाले माह रमज़ान की आमद है और इस वक्त हुकूमत की कोशिश यही है कि हम आहंगी जो है वो जिस तरह से उसका सिलसिला जारी था, मुख्तलिफ उलमाए कराम, मजहबी शख्सियात, मशाइख अज़ाम जो हैं वो हुकूमत के साथ भरपूर तरीके से हमने देखा कि ताउन करते हुए नजर आए। और जिस तरह से नमाजियों की तादाद को महदूद किया गया मुल्क भर में, हमने देखा कि उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले। मसाजिद खुली थी, वहां पर नमाजें भी हो रही थी, अजान भी हो रही थी, लेकिन नमाजियों की तादाद को कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर और इसके फैलाव को रोकने के लिए महदूद रखा गया था। अब चूंकि रमजान में नमाज तराफी भी होगी, इज्तिमात भी होंगे, तो इस सिलसिले में कोशिश की जा रही है कि तमाम की तमाम जो मजहबी शख्सियात हैं, मुख्तलिफ मसालिक के जो उलमाए कराम हैं, उनको एक पेज पर लिया जाए। और इस हवाले से हम देखते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई है मारूफ मजहबी शख्सियत मौलाना तारिक जमील साहब से पिछले चंद दिनों में, और साथ ही साथ उनकी कल जो अहम मुलाकात हुई है वो हुई है वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर पीर नूरुल हक कादरी के साथ। और इसी सिलसिले में आपको बताते चलें कि सदर डॉक्टर आरिफ अलवी भी अपनी कोशिशों का सिलसिला जो है वो जारी रखे हुए हैं। आज मुख्तलिफ उलमाए कराम की एक बाकायदा मीटिंग होने जा रही है और इसमें हम देखेंगे कि एक मुतफ़क्का लाहे अमल पर बात होगी। लेकिन इससे पहले उन्होंने मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं, जो मजहबी शख्सियात हैं, उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया है। जमात इस्लामी के अमीर से उनकी बात हुई है और जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को उन्होंने टेलीफोन किया है। साथ ही साथ मौलाना फजल रहमान से उनकी बात हुई है, सेनेटर साजिद मीर से उन्होंने टेलीफोनिक रब्ता किया। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जुराना तनवीर हुसैन है, उनसे भी रब्ता हुआ है और उनकी राय भी ली गई है। और अब जितनी भी सूरत हाल है, इस पर आज का जो अहम इजलास होने जा रहा है जिसकी सदारत करेंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी, इसमें कोशिश ये की जाएगी कि एक मुतफ़क्का या फिर लाहे अमल की तरफ बढ़ा जाए। बिल्कुल उस्मा, आपने बिल्कुल डिटेल्स ठीक दी और पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि इस हवाले से मुख्तलिफ राय सामने आना शुरू हो गई थी। जैसे ही हुकूमत ने स्मार्ट लॉकडाउन की बात की तो उलमा कराम की जानिब से, उनके वफ़द जैसे मुफ्ती मुनीब की साहब की जानिब से और इसी तरीके से तकी उस्मानी साहब की जानिब से ये बात सामने आई कि जो मसाजिद हैं, जो इज्तिमात हैं जुम्मे के, उनको भी खोले जाना चाहिए और आगे जो रमज़ान में इबादत का सिलसिला है उसको भी उस तरह से होना चाहिए। लेकिन सिचुएशन हमने देखी कि फिर एक आध दिन के बाद शायद रियलाइजेशन आई कि अगर हम इस तरह से सबको अलाउ कर देंगे और एक ऐसी कैफियत, ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें हिजान की सूरत हाल पैदा हो जाएगी, इंतशार की कैफियत आ जाएगी, तो लोगों को इतना आइडिया नहीं है, लोग फिर फॉलो करते हैं और उसके बाद फिर अवाम जब मसाजिद का रुख करेगी तो फिर ये पैंडेमिक फैल सकता है, जिसकी वजह से बार बार हुकूमत कह रही है। तो फिर मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने दोबारा जब बात की तो उन्होंने यही कहा कि इस हवाले से हुकूमत के साथ मुशावरत जारी है और जो भी लाए अमल तय किया जाएगा उसके मुताबिक फिर अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें अच्छी चीज़ यह है कि जो कल का जुम्मा का दिन हमने ऑब्जर्व किया, उसके अंदर हमने देखा कि बाय एंड लार्ज लोगों ने इसको प्रैक्टिस किया है। जो भी हुकूमत ने इस हवाले से प्रिकॉशनरी मेजर सजेस्ट किए थे उसको प्रैक्टिस किया है और हमने देखा कि बहुत बड़े इज्तिमात कहीं पे भी नहीं हुए, वही हुए जिसका हुकूमत की तरफ से कहा गया था। ख़ासतौर पर सिंध में इस हवाले से खुसूसी इंतजामात भी किए गए थे और पूरे मुल्क में बिलूम खुसूसी इंतजामात किए गए थे, क्योंकि सिंध में जो केसेस और उसके हवाले से रिपोर्ट हो रही है वो ज़्यादा हो रही है। अब ये बड़ी खुश आइंद बात है और इसमें सदर मुमलिकत का बड़ा रोल है। अब वो उन्होंने कॉल्स की हैं उलमा कराम को, उन्होंने कॉल्स की हैं उन जो मजहबी जमातें हैं, उनके सरबराहान हैं, उनसे बात की है। जैसे मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से बात हो रही है, उनसे भी बात हुई है, बाकी उलमा से भी बात हुई है। मकसद यही है कि इसके ऊपर एक इजमा पैदा करना, इसके ऊपर एक कंसेंसस डेवलप करना, ताकि जो भी बात सामने आए वो कंसेंसस के साथ आए, क्योंकि रमज़ान का महीना इबादतों का महीना होता है, रमज़ान का महीना यकसुई का महीना होता है। अब सऊदी अरब ने तो अपना एक लाए अमल
दे दिया है इस हवाले से, क्योंकि हमारा ज़ाहिर सी बात है मजहबी अकायद के हवाले से अगर हम बात करें तो यकीनन बहुत ज़्यादा क्लोज हैं सऊदी अरब के, तो उन्होंने तो अपना एक प्लान ऑफ एक्शन दे दिया है और बहुत ही महदूद हद तक उन्होंने मस्जिद नबवी में और बाकी जो मकामात हैं वहाँ पे अलाउ किया है कि लोग जो हैं वो आएँ और उसके बाद आके इबादत का सिलसिला करें। इसके साथ साथ पाकिस्तान में भी यकीनन इसकी रियलाइजेशन मौजूद है और इसके साथ अगर हम केसेस के हवाले से देखें उस्मा, तो केसेस हमारे ज़्यादा हैं, दिन ब दिन ज़्यादा हो रहे हैं। 2 दिन पहले अमवात का जो सिलसिला है, एक दिन में सबसे ज़्यादा 14 अमवात जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं। इसी तरीके से जो केसेस हैं, अब शायद उसकी वजह ये भी है कि अब हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, तो इस वजह से केसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो हमें पैरेलल चीज़ों को साथ साथ देखना है और दीन ने कहीं पे भी ये लाजिम करार नहीं दिया, जो मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, जो हम मुफ्तियान को और बुजुर्गों को सुनते हैं उसके मुताबिक, कि आपकी अगर जान को ख़तरा हो तो आपके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी दीन ने रखी हुई है कि जिस तरह से आजकल हो रहा है, लोग जो हैं वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, घरों में रह के इबादत कर रहे हैं, इसी तरीके से रमज़ान के अंदर भी ये सिलसिला किया जा सकता है। जी अच्छा यासिर, मैं कहीं पढ़ रही थी जैसे कि आपने बात की कि ज़रूरी नहीं है कि मसाजिद में जाकर ही नमाज जो है वो अदा की जाए, अगरचा ये सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, लेकिन ऐसे हालात में, जबकि एक जगह पे मैं भी पढ़ रही थी कि अगर बहुत तेज बारिश हो और पानी हो जिसकी वजह से आप रास्ता क्रॉस करते हुए मस्जिद तक ना पहुंच पाए, तो वहां पर भी इस्लाम ने ये हमें हिदायत दी गई है कि घर पर रहकर जो है वो नमाज अदा की जा सकती है। अब चूंकि जिंदगियों का मसला है और एक एक जान जो है वो कीमती है, इसलिए हुकूमत तमाम के तमाम जितने भी शोबे हैं उन पर नजर रखे हुए है और इस सिलसिले में यकीनन हम खिराज तहसीन पेश करते हैं अपनी उलमा की कम्युनिटी को, क्योंकि अभी तक उन्होंने हर तबका फिक्र का जो है वो ख्याल रखा है, लोगों को भरपूर अंदाज में आगाही मुहिम भी दी है और लचक भी दिखाई है, अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई है। जो 2 या 3 दिन पहले मौक़िफ़ था मुफ्ती मुनीब साहब का और लाइक माइंडेड जो और मौलाना हज़रात हैं उनका, उसमें हमने देखा कि उसमें लचक आई है। अब वो इस बात में है कि कंसेंसस डेवलप होगा, सब मिलकर आपस में ये फैसला करेंगे कि पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमान जो हैं वो किस तरह से अपना रमज़ान का महीना गुजारेंगे। और अच्छी बात है कि रमज़ान की आमद से कुछ दिन पहले ही ये तय हो जाएगा कि हमने रमज़ान का महीना किस तरह से गुजारना है, घरों में रहना है, इबादत करनी है, तरावी का अहतमाम कैसे होगा और बाकी जो इबादत हैं, पंजगाना नमाज जो है उसका अहतमाम कैसे होगा। ये सारा का सारा लायामल जो है इंशाअल्लाह उम्मीद तो यही है कि आज की जो मुलाकात है बहुत अहम मुलाकात है और इसमें वज़ीर मजहबी उमूर का बड़ा किरदार है, उन्होंने बड़ा ही मुस्बत किरदार इसके अंदर अदा किया है और अच्छी बात है कि अगर ये वक्त से पहले तय हो जाए और उसके बाद फिर लोग उस पर अमल दरामद करें, क्योंकि हमने रिलैक्स इस हवाले से बिल्कुल भी नहीं होना कि हमारे पास टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ गई है या वेंट्स या वेंटिलेटर्स जो हैं वो ज़्यादा आना शुरू हो गए हैं, हमारे पास अब जो सेंटर्स हैं इस तरह के वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं, तो लोग रिलैक्सेशन लोगों में आ जाए, या हुकूमत ने जुज़वी तौर पर कुछ इंडस्ट्रीज़ को अलाउ कर दिया है तो उसको हम एक एक्सक्यूज़ तराशें कि क्योंकि अलाउ कर दिया है तो अब हमें कोई भी इज्तिमा जो है उसके इनेकाद की इजाज़त मिल जानी चाहिए। जी, तो लेकिन एसओपीज़ के साथ जाना है, जो सेंसिटिविटीज़ हैं उसका लाजमी ख्याल रखें, वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि जो भी इज्तिमा होता है, क्योंकि जिन इंडस्ट्रीज़ को अगर आप देखेंगे ये एक बड़ा एप्पल वर्सेस ऑरेंजेस कंपैरिजन हो जाएगा कि अगर किसी इंडस्ट्री को अलाउ किया गया है तो कोई शख्स चाहे वो मजहबी तबके से हो या किसी और भी तबके से ताल्लुक हो और वो कहे कि जी क्योंकि वहाँ अलाउ कर दिया है तो अब हमें भी अलाउ कर दें, क्योंकि वहाँ उसकी नौयत और है, वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को प्रैक्टिस किया जा सकता है, जबकि नमाज के अंदर एक इज्तिमा होता है। जी बिल्कुल यासिर, इस पर हम यकीनन अपने नाज़रीन को अपडेट भी करते रहेंगे और हमारी अपनी ट्रांसमिशन में बात भी होती रहेगी। इस वक्त डॉक्टर रिजवान उपल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ चेयरमैन IDC भी हैं। डॉक्टर रिजवान उपल, बहुत शुक्रिया हमारी ट्रांसमिशन में हमें वक्त देने के लिए। आपसे कोरोना की जितनी भी सूरत हाल है उस पर बात होती रहती है, अब जो पाकिस्तान में इस वक्त स्पाइक है उसको किस तरह से आप देखते हैं, और जैसे कि रमज़ान मुबारक की आमद है, हमें और क्या कुछ करना चाहिए जिस तरह से हमारी जो इम्यूनिटी है वो भी हम देखें कि वो भी बेहतर होती रहे, साथ ही साथ रमज़ान मुबारक की जो फयूज़ व बरक़ात है उनसे भी हम मुस्तफ़ीद हो सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे दावत दी। मैं भी सुन रहा था आपकी ये सारी बातें कि इस वक्त गवर्नमेंट, मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर्स, मजहबी, ये सब इकट्ठे हो रहे हैं और मेन मकसद एक ये सबका कि बीमारी ना फैले। और दिस इज़ रियली वेरी गुड कि पाकिस्तान में बड़ी जल्दी हम लोग सारे जब ऐसे क्राइसिस आते हैं एक पेज पे आ जाते हैं। दिस इज़ समथिंग विच वेरी इनकरेजिंग। अच्छा, इसको फैलाने से रोकने पे बातें होती हैं, होती रहनी चाहिए,
क्योंकि ये एक बीमारी ऐसी है जो आमतौर पर ये वायरस नजर नहीं आता और ये फैलता है एक इंसान से दूसरे इंसान को है। जिस तरह मलेरिया होता है वो तो मच्छर ने काटा, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। इसमें मेरे में अगर जरासीम है तो मैं दूसरे मरीज को दूंगा, और आमतौर पे एक मरीज 4 को देगा, 4 16 को, 16 64 को, ये बढ़ता जाता है। तो सबसे पहली जरूरी बात है कि इसको फैलने से रोकना है। तो फैलने से रोकने के लिए ये एक आइसोलेशन, अगर मुझे हो गया तो मैं अपने आप को आइसोलेट करूं ताकि मुझसे किसी और को ना लगे। हाथ धोना, ताकि अगर हाथ के जरिए ये हमारे आँख नाक और उससे एंटर होते वहां ना जा सके। इज्तिमा बहुत जरूरी है कि वहां पे ना इकट्ठे हो। ये सारी बातें काफी अरसे से हो रही हैं, और अगर हम इसी को कंट्रोल करते रहे इसी तरह, तो ये रोका जा सकता है इस बीमारी को। क्योंकि एक वायरस जिसम में आने के बाद उसने अपना इंक्यूबेशन पीरियड गुजारने के बाद बीमारी शो करनी है, फिर 80 से 90% बल्कि 90% से भी ज्यादा लोगों में ये ठीक होकर गायब हो जाता है। तो उस दौरान अगर मैं ये जरासीम दूसरे मरीज को नहीं दे रहा तो समझे मैंने अपना फर्ज भी पूरा किया, और के आगे ना फैलाया, और साथ ही साथ उस जरासीम को मैंने मार दिया, उधर ही अपने अंदर ही मेरी मुदाफियत ने उसको मार दिया। तो ये आइसोलेशन, हजूम में ना इकट्ठे होना, अगर हमें है तो मास्क पहना ताकि हमसे दूसरे को ना जाए, ये बुनियादी चीजें। क्योंकि आज की तारीख तक भी कोई हमारे पास मेडिकल साइंस में इसका इस तरह का कोई मुस्तनद इलाज नहीं आया। मुख्तलिफ ट्रायल्स चल रहे हैं, कुछ दवाइयां आ चुकी हैं, लेकिन वो सारी सपोर्टिव हैं। आज भी हमें ये क्लियर नहीं है कि वेंटिलेटर्स का कितना रोल है, क्योंकि अच्छा डॉक्टर साहब, आपने वेंटिलेटर्स के हवाले से बात की है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। डॉक्टर मैं नाम बता, डॉक्टर कैमरॉन कैल, इन्होंने टाइम मैगजीन में एक टाइम मैगजीन इस हवाले से लिखा है, और डॉक्टर साहब ने एक दावा किया है कि जो वेंटिलेटर्स हैं ये फायदा देने से ज्यादा नुकसान का बायस बन रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स के लिए। बीइंग अ पल्मोनोलॉजिस्ट, आप इस थ्योरी को या आप इस जो ऑब्जर्वेशन उनकी है उसको कितना इंडोर्स करते हैं कि वेंटिलेटर्स जिसको हम लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, ये वेंटिलेटर्स जो हैं ये बैकफायर भी कर सकते हैं और ये बीमारी जो है फैलने से रोकने में इतने मददगार या माविन साबित नहीं हो सकते? योर टेक्स आर ऑन दिस। बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि आज के लिए डिस्कशन चल पड़ी है, और इस तरह की क्राइसिस में इस तरह की डिस्कशन हेल्दी भी होती है और खतरनाक भी होती है। 2 मिनट लूंगा इस पे मैं। देखिए, वेंटिलेटर का काम क्या है? जब मेरे फेफड़े सही काम ना कर रहे हो, या मेरे मसल्स जो फेफड़ों को साथ चेस्ट को चला रहे हैं वो फेल होना शुरू हो जाए, तो उसमें हम आर्टिफिशियल मशीन यूज करते हैं जो हवा पंप इन करती है, हवा बाहर ले जाती है ऑटोमेटिकली, उसको हम वेंटिलेटर कहते हैं, जिसका आजकल बात भी होती है। दरअसल वेंटिलेटर हर जगह इस्तेमाल हो रहे हैं सारी दुनिया में, वेंटिलेटर का क्राइसिस भी हुआ, लेकिन देखा यह गया है कि हर मरीज जो इसका वेंटिलेटर पे जाता है वो पूरी तरह ठीक होकर वापस नहीं भी आता। तो इस पर बात ये छिड़ी कि शायद वो मरीज इतना खतरनाक स्टेज पे जा चुका होता है कि वो नहीं आता। लेकिन इस पर एक और थ्योरी भी है जो भी कंट्रोवर्शियल है। ये डॉक्टर साहब की जो थ्योरी आप बता रहे हैं ये अभी पूरी तरह से एस्टेब्लिश नहीं, लेकिन इसकी लॉजिक्स बड़ी स्ट्रांग है। लॉजिक ये है कि ये जो वायरस है आके हमारे रेड ब्लड सेल्स जिसके अंदर आयरन होता है उसको ब्रेक करके अलग कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे खुली जो सुर्ख खुली है या ऑक्सीजन लेके नहीं जा सकते। जब वो लेके नहीं जा सकते तो हम सांस लेते भी हैं तो हमारे फेफड़े जहाँ पे हवा का एक्सचेंज है ना, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी है और ऑक्सीजन देनी है खुलियों को, वो वहाँ पे एक्सचेंज नहीं कर पा रहे, जिससे होता है इस तरह कि मेरा सांस घुटना शुरू हो जाएगा जो मरीज होगा। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हाई एल्टीट्यूड पे, मुझे याद है मैं फौज में होता था, सियाचिन पे हम जाते थे तो वहाँ ऐसे लगता था हवा में ऑक्सीजन नहीं है, तो मरीज को ऐसे फील होता है कि उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही है। ये दूसरी थ्योरी है, और इस थ्योरी के मुताबिक कि अगर हम वेंटिलेटर ज्यादा देते हैं उसमें प्रेशर देना होता है वेंटिलेटर को, तो जब हम वेंटिलेटर को प्रेशर देते हैं तो हमारे फेफड़े उल्टे जख्मी होने शुरू हो जाते हैं। तो ये कंट्रोवर्शियल डिस्कशन चल पड़ी है, अभी तक ये पूरी तरह एस्टैब्लिश नहीं है। इसके खिलाफ भी कुछ पॉइंट्स हैं कि वो कहा यह जाता है कि ये वायरस इतना बड़ा है कि खून के खुलिये के अंदर जो आयरन का कनेक्शन है उसके अंदर तो ये जगह में। डॉक्टर साहब फिर इसी आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, अगर किसी के पास वेंटिलेटर भी लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे नहीं है और उसके हवाले से भी काफी नेगेटिविटी सामने आ रही है, रिजर्वेशन सामने आ रही है जैसे कि आपने भी बताया, तो फिर क्या ऑप्शन है उस शख्स के पास या उन लोगों के पास जो कि इस का शिकार हो सकते हैं? फिर उनके पास बेस्ट ऑप्शन क्या है इस वक्त करंट प्रैक्टिसेस के अंदर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द ग्लोब? देखिए, मैं फिर वापस जाऊंगा बुनियादी चीजों पे। हर बीमारी के इलाज, एक इलाज होता है, एक उसकी वैक्सीनेशन होती है, मुदाफियत पैदा करनी, एक्टिव या पैसिव, उस पर मैं आता हूँ एक मिनट के बाद। या हमारे पास उससे बचना होता है, इलाज नहीं है। वेंटिलेटर इलाज की सपोर्ट का एक हिस्सा है, वो भी कंट्रोवर्शियल है। कंट्रोवर्शियल तो मैं नहीं कहूँ, वो भी एक पूरा रोल नहीं प्ले कर पा रहा है इस जगह इस बीमारी में। तो ये बीमारी इतनी सिंपल नहीं है, ये ग्लोबली हम सबको बड़ा से चैलेंज दिया। तो बुनियादी चीज फिर आज की प्रिवेंट करें,
प्रिवेंट करने के लिए ये है कि अगर हो गया है तो अपने आप को आइसोलेट करें ताकि मैं अपने आप किसी और का न दूं, किसी को नहीं हुआ हो तो अपने आप को बस ये 3 जगह आंख, नाक और मुंह, ये पोर्टल ऑफ एंट्री है। तो अगर मास्क पहन लिया, गॉगल्स पहन लिए, फेस शील्ड पहन लिए अगर मैं हेल्थ फील्ड में हूँ, दस्ताने पहन लिए ताकि मैं किसी चीज को टच करता हूँ, उसको हम फोमाइट्स कहते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया था, हर वो चीज जिसको बीमार आदमी टच करते हैं, उस पर खांसी करते हैं, उस पर जरासीम आ गया, वो फोमाइट है, ठीक है, उसको हम टच ना करें। तो अगर हम ये चीजें कर लेते हैं तो 90% प्लस बचत हो जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक और चीज जानना चाहूंगी। वेंटिलेटर्स की बात हो रही थी इससे पहले और आपने खासा डिटेल्ड उस पर जवाब भी दिया। यहाँ पर आपसे ये चाहूंगी कि कुछ चीजें जो है वो मिलती जुलती हैं, जैसे कि कॉमन एलर्जी है और कोरोना वायरस की कुछ इलामात ऐसी हैं जो कि सिमिलर हैं, जैसे कि नज़ला जुकाम है, खांसी है, बुखार है। लेकिन फिर जब सांस की तकलीफ शुरू होती है, जब कोरोना वायरस फेफड़ों पर अटैक करता है, तो फिर वेंटिलेटर के अलावा हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं? क्या कोई मेडिकेशन ऐसी है जिससे सांस को बहाल रखा जा सके? अगेन बड़ा अच्छा सवाल है। मैं पहले इससे पे जाऊंगा। ये आजकल एक प्रॉब्लम भी आ रही है क्योंकि बाहर का मौसम है, पोलन सीजन, और मैं खुद भी मेडिकल स्पेशलिस्ट पल्मोनोलॉजिस्ट तो मैं देखता हूँ, हमारे पास पेशेंट आते हैं, उनको छींकें आ रही हो या उनको नजला शुरू हो जाए या ऑलरेडी उनको एलर्जी अस्थमा हो, तो वो कई दफा घबरा जाते हैं और वो डॉक्टर्स के पास जा रहे होते हैं। तो पहले तुम्हें ये पता जरूर होना चाहिए कि एलर्जी, अस्थमा, फ्लू ये थोड़ी सी डिफरेंट है, थोड़ा फर्क क्या है। कोरोना में खांसी और बुखार यूजुअली परमानेंट फीचर्स हैं दोनों, इसके अलावा और छोटे छोटे फीचर, मेन ये फीचर्स हैं। एलर्जी में आमतौर पे आंखों से पानी, नाक से पानी वगैरह ये शुरू होता है अगर ऊपर की एलर्जी है। अगर ये सांस के नीचे की एलर्जी है तो उसमें सीटी की आवाज या खांसी शुरू होती है, लेकिन आमतौर पे मरीज को पता होता है कि मुझे हर साल इस तरह इस पैटर्न पे होती है, ठीक है, ये उसकी फैमिली हिस्ट्री होती है। तो ये दूसरी चीज, जब ये हो तो आमतौर पे एंटी एलर्जिक ले लें तो ठीक हो जाए, तो आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए कि आपको कोरोना नहीं है। उससे फायदा ये हो रहा है और नुकसान भी ये हो रहा है कि आमतौर पे नॉन कोविड पेशेंट्स जिनको कोरोना नहीं है, वो हॉस्पिटल्स के अंदर बहुत सारे आ रहे हैं जो कोरोना वालों को भी निगलेक्ट कर रहे हैं। एट द सेम टाइम बहुत सारे मरीज जिनको हम कोरोना सस्पेक्ट कर रहे हैं, नॉन कोविड जेन्युइन पेशेंट्स, हार्ट के पेशेंट्स, अपेंडिक्स के पेशेंट, सर्जरी, बाकी उनको भी नुकसान दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया है। डॉक्टर रिजवान उपल, बहुत शुक्रिया। ऑल्दो ये डिस्कशन हम इसको तवील करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि हमारे प्रोग्राम में और अब इस ट्रांसमिशन के अंदर हमने और भी तबकात से शख्सियात को लेना होता है ताकि हम इस कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो जंग जारी है उसका जो लोग हिस्सा बन रहे हैं उसको एनालाइज कर सकें, उसको देख सकें। इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है DC उकाड़ा साहब ने, उस्मान अली साहब ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, उस्मान अली साहब फरमाइएगा, इस वक्त हम उकाड़ा की सूरत हाल को अगर देखें तो कितने पेशेंट्स आपके पास हैं, क्वारंटीन की क्या सहूलत आपके पास है, हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल है? पहले तो आप जरा बताइएगा कि आपने किस तरह से इसको स्मार्टली मैनेज किया है, स्मार्टली एडमिनिस्ट्रेटर कर रहे हैं सर। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास यहाँ पे जो उकाड़ा के अंदर सूरत हाल है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कंट्रोल्ड और कंटेंट है। जिस दिन से ये कोविड-19 का पूरे पाकिस्तान के अंदर ये वबा जो है वो यहाँ पे आई थी, तो उसके बाद से हमने यहाँ पे अपने डिफरेंट क्वारंटीन सेंटर्स बनाए। उसके अंदर प्रॉपर सेग्रीगेशन के साथ और प्रॉपर डेट वाइज जो है, जो भी सस्पेक्ट्स होते थे हमने उनको ठहराना स्टार्ट किया। एक डेट का सस्पेक्ट जो है वो दूसरी डेट के सस्पेक्ट के साथ भी हम इंटरमिंगल नहीं होने देते थे। उससे हमारे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि 2037 बंदा हमने ट्रेस किया, ट्रैक किया और स्क्रीन किया। इनमें से जो लोग सिम्टम्स रखते थे उनके टेस्ट करवाए और अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट तक तमाम लोगों के टेस्ट जो हैं वो यहाँ पे। अच्छा, इसी हवाले से उस्मान साहब मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ दिन पहले तक बात हो रही थी, मेरा चूंकि अपना ताल्लुक भी उकाड़ा से है, तो खुशकिस्मती की बात थी कि वहां पर सिर्फ सस्पेक्टेड केसेस ही थे, कोई कंफर्म केस जो है वो अब तक सामने नहीं आया था। तो अभी आप ये बात करें कि अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई कंफर्म केस नहीं है। दूसरा, कुछ ज्वाइंट एफर्ट्स की बात करते हैं हम, ज्वाइंट कोलैबोरेशन की बात करते हैं कि इस वक्त हॉस्पिटल्स के साथ आप लोगों का किस तरह से रब्ता है, वहां पर लोगों को किस तरह से रखा जा रहा है जिन लोगों को आपने बताया जैसे कि जो सस्पेक्टेड केसेस हैं, और क्या कोई इमरजेंसी सर्विस बनाई गई है पुलिस की जानिब से कि किसी किस्म का लोगों को कोई मसाइल होता है, किसी मरीज को शिफ्ट करना पड़ता है तो वो उस पर रब्ता कर सके? जी बिल्कुल इस तरह से है कि हम लोगों ने यहाँ पे कोरोना अपना डिजास्टर मैनेजमेंट सेल यहाँ पे बनाया है जिसमें तमाम जो हमारे महकमे हैं, जिसमें पुलिस है,
जिसमें आर्म फोर्सेस हैं, जिसमें हेल्थ डिपार्टमेंट है, रेस्क्यू 1122 है। इसके अलावा हमारे सिविल सोसाइटी के फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, वो इसमें शामिल हैं। बड़ी ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। कहीं पे भी कोई न्यूज़ आती है तो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की टीम फौरी तौर पे उनके घर पे मूव करती है, उनको घर पे ही स्क्रीन आउट करती है। अगर जरूरत पड़ती है किसी को आइसोलेट करने के लिए, उसको आइसोलेट किया जाता है। घर वालों को पीछे होम क्वारंटीन की फैसिलिटी भी हम देते हैं, और अगर उनको जरूरत पड़े शिफ्ट करने की क्वारंटीन साइट पे, तो वो भी हम अपनी जो स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंस हमने इसके लिए प्रिपेयर की है, उसके थ्रू हम इनको। अच्छा उस्मान अली साहब, एक मुख्तसर सवाल यहाँ पर आपसे और भी है कि हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी रिलीफ पैकेज दिया गया है। 12,000 की रकम जो है वो पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि जो मुस्तहिक अफराद हैं, रोजाना की उजरत पर जो काम करने वाले अफराद हैं, उनको ये इमदाद दी जा रही है। तो अब तक यहाँ पर कुछ अगर आप डाटा हमारे साथ शेयर कर पाएं, क्योंकि इंतजामिया भी इसमें पूरी तरह से हमें इन्वॉल्व नजर आती है। जाहिर बात है, जहाँ पर इतने लोग मौजूद होते हैं, एक हजूम मौजूद होता है, उसको मैनेज करना भी होता है। तो इसको मैनेज आप लोग किस तरह से कर रहे हैं, और कितने लोगों तक अगर आप हमें तादाद बता पाएं तो इमदाद पहुंच भी चुकी है? हाँ जी, हमारे उकाड़ा के अंदर 78,000 के करीब ऐसे लोग हैं जिनको ये इमदादी पैकेज मिलना है, एहसास किफालत का, फेज 1 का और फेज 2 का, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 53,000 लोगों को ये जो सहूलत है वो फराहम कर चुके हैं। हमने 18 सेंटर्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। 18 सेंटर्स के ऊपर हमारी जो भी फैसिलिटीज हैं, जैसे बायोमेट्रिक्स हैं, वहाँ पे हैंड सैनिटाइजर्स मौजूद हैं, वहाँ पे हमारा स्टाफ मौजूद है जो सोशल डिस्टेंसिंग के तौर पे लोगों को वहाँ पे खड़ा करता है, बिठाता है। उसके तरीके से हमने इसको बड़े खूबसूरत तरीके से मैनेज किया है। ठीक है, वंडरफुल। उस्मान साहब, इसी से रिलेटेड मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अब रमज़ान की आमद है, और अक्सर ये देखा जाता है कि रमज़ान से पहले प्राइसेस जो हैं वो प्रोडक्ट्स की कुछ और होती हैं, ख़ासतौर पे एडिबल्स की, और उसके बाद रमज़ान के दौरान कुछ और होती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। अब तो लोगों के पास ये भी एक्सक्यूज़ है, मैं एक और जगह पे ये जब बात करने के इत्तेफाक हो तो वही कह रहे थे कि जी क्योंकि बाइंग पहले बहुत ज़्यादा हो चुकी है, पैनिक बाइंग हो चुकी है, तो इसलिए सप्लाई एंड डिमांड का इशू बनेगा तो प्राइसेस और इंक्रीज हो सकती हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या पोजीशन है, किस तरह से आप जखीरा अंदोजी, खासतौर पे जिसका ऑर्डिनेंस भी आएगा लेकिन चलें वो इस्लामाबाद तक महदूद होगा, उसको इंश्योर करें कि जखीरा अंदोजी ना हो सके, और प्राइसेस की खासतौर पे जो अशिया की कीमतें हैं उनको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, मैकेनिज्म क्या होगा आपके पास? इसमें ना सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें देखना है कि हमारे जिले के अंदर स्टॉक पोजीशन क्या है। जो हमारे मेजर आइटम्स हैं, जैसे शुगर हो गया, घी हो गया, पल्सेस हो गई, राइस हो गया और वीट हो गया। वीट का तो वीट प्रोक्योरमेंट सीजन चल रहा है, और उकाड़ा उन जिलों में आता है जहां पे सरप्लस वीट होती है, तो इंशाल्लाह वीट का तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है। शुगर के हवाले से हमारे यहाँ पे 2 शुगर मिल्स भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास यहाँ पे इतना स्टॉक मौजूद है कि वो तकरीबन पूरे साल के लिए हमारे पास शुगर जिले के अंदर शॉर्ट नहीं होगी। इसके साथ साथ घी के अंदर हमारे जो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, उन्होंने 15,000 मेट्रिक टन वो हम लोगों के साथ प्लेज किए हुए हैं कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इस तरह की सूरत हाल आती है तो वो भी मार्केट मैकेनिज्म के अंदर उसको रिलीज कर देंगे। इसी तरह से जो राइस है, यहाँ पे बेतहाशा राइस मिल्स हैं, और उन तमाम राइस मिल्स के अगर हम उसको स्टॉक को इकट्ठा करें तो तकरीबन 1.5 साल का चावल जो है वो भी जिले में मौजूद है। पल्सेस जो है फैसलाबाद और सरगोदा से यहाँ पे आती हैं, लेकिन क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट जो है वो इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट जारी है, इंटर प्रोविंशियल मूवमेंट भी जारी है, तो उसके अंदर भी हमें कोई मसला नहीं है। हमने यहाँ पे एंटी होर्डिंग ऑपरेशंस भी किए हैं, और जो लोग जखीरा अंदोजी के अंदर चंद लोग जो थे मुलव्विस, उनके खिलाफ हमने स्ट्रिक्ट एक्शन। अच्छा उस्मान साहब, बहुत अच्छी बात है कि आप जखीरा अंदोजों के खिलाफ यहाँ पर बहुत ही सख्ती से निमट रहे हैं, और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी पिछले दिनों यही बयान दिया कि जो भी जखीरा अंदोजी करेगा, अब हम मैनेजर को नहीं पकड़ेंगे बल्कि जो मालिक है उसके गिरबान तक हुकूमत का हाथ जाएगा, और यकीनन इंतजामिया के ताउन से ही जाएगा, इंतजामिया की मदद से ही जाएगा। यहाँ पर आपसे एक और अहम सवाल ये भी है कि जिस तरह से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं, मुख्तलिफ लोग हैं जो कि आगाही मुहिम के सिलसिले में इंतजामिया की हमें मदद करते हुए नजर आते हैं, हम अपनी ट्रांसमिशन में मुख्तलिफ लोगों से बात भी करते हैं, और हुकूमत का भी इस वक्त यही मौक़िफ़ है, और मीडिया इस सिलसिले में भरपूर अपना किरदार भी अदा कर रहा है कि जितनी ज्यादा आगाही मुहिम चलेगी और पॉजिटिव अंदाज में चलेगी, उतनी जल्दी हम कोरोना वायरस पर काबू पाने में कामयाब हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप किन किन लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, एजुकेशन सेक्टर को इन्वॉल्व कर रहे हैं, उलमा इकराम का क्या किरदार है, क्या कोई ज्वाइंट एफर्ट्स इस सिलसिले में हो रही हैं? इसमें सबसे पहले तो हमने ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे
तहसील लेवल पे, थाना लेवल पे और यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने ना कमेटीज बना दी। इन कमेटीज के अंदर हमारे इंतजामिया के अलावा जो इमाम मस्जिद हैं वो इसका हिस्सा हैं, जो नंबरदार हैं वो इसका हिस्सा हैं, जो यहाँ के अमायदीन हैं वो भी इसका हिस्सा हैं, नोटेबल्स इसका हिस्सा हैं, एक्स आर्मी पर्सन इसका हिस्सा हैं, इसमें जो हमारे आर्मी के करंट रेप्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं। तो ये हमने एक बड़ी डिटेल्ड वर्किंग करके ये कमेटीज बनाई हैं जो मसाजिद में ऐलानात भी कराते हैं, जो फील्ड में विजिट करके दफा 144 की इम्प्लीमेंटेशन भी करवाते हैं और वो लोगों की इत्तला भी देते हैं कि कौन से फॉरेन कंट्री से लोग जो हैं वो वापस आए हैं जिले में, और उनको ट्रैक ट्रेस करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो अवेयरनेस के हवाले से इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के साथ साथ हमने ये जो लोगों का इंफॉर्मेशन का जो मैकेनिज्म है वो भी हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, जिसकी वजह से 2037 बंदा जो है वो हम स्क्रीन कर सकें यहाँ पे। ठीक है उस्मान अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। डीसी उकाड़ा हमारे साथ थे और जो इंतज़ामात डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हो सकते हैं उसके बारे में आगाह कर रहे थे। अब जहाँ तक हम मुल्क के हवाले से बात करते हैं वहाँ इंटरनेशनली भी बात करते हैं। इस वक्त कोविड-19 जो है पूरी दुनिया में उस्मा ये फैल रहा है और उसके साथ साथ जो बाकी मामलात हैं उनको भी देखने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे भारत की जानिब से और जो भी असलहे की बाइंग हुई है उसने अमेरिका से जो की है या अमेरिका ने जो फ़रोख्त किए हैं उस पर पाकिस्तान ने अपना एक कंसर्न रेज़ किया है। और उसके साथ साथ भारत जो मकबूजा कश्मीर के अंदर कर रहा है, जो डोमिसाइल का एक कानून आया और उसके बाद फिर जो आबादी के तनासुब में तब्दीली की जो इसकी काविशें कोशिशें हैं उसमें किस हद तक इजाफा हो गया है सारे सिलसिले में। अब इस पर बात कर लेते हैं। ज़मीर अकरम साहब साबिक सिफारतकार हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद, उनसे बात कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर अकरम साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपने हमें हमसे रब्ता किया है, टेलीफोन लाइन पे हमें ज्वाइन किया है। ज़मीर अकरम साहब फरमाइएगा, हम बात कर रहे हैं भारत ने इस सारे कोविड-19 में पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में दो चार है, लोग बहुत बड़ी तादाद में अमवात भी हुई हैं। उस सारे सिलसिले के अंदर रहते हुए भारत ने पहले डोमिसाइल का एक्ट जो है उसको मुतारिफ करवाया, उसके बाद जो है मज़ीद सख्तियाँ कर दी गई और ये भी खबर आई है कि जो 5000 टेस्टिंग किट्स भिजवाई गई थी मकबूजा कश्मीर के अंदर उसको भी उन इलाकों में भिजवाया जहाँ पे हिंदू आबादी जो है अक्सरियत में रहती है, यानी जम्मू के इलाके में ज़्यादा उसको भिजवाया है। हाउ यू सी कि सारी सूरत हाल में भारत वो तमाम माइलेज लेने की कोशिश कर रहा है जो वो उस अरसे में नहीं ले सका जब पूरी दुनिया की नजरें उसके ऊपर मरकूज थी। सर ये तो काफी देर से ये कोविड-19 से पहले भी इन मोदी साहब की सरकार ने जो हुकूमत ने जो वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ और खासतौर पर कश्मीरियों के खिलाफ वो करते रहे हैं, तो ये उसी चीज वो उसी एक पॉलिसी की कंटिन्यूएशन है जो अब ये कोविड-19 की ट्रीटमेंट जो है वो भी डिनाई की जा रही है मुसलमानों को, खासतौर पर कश्मीर में जो मुसलमान है। और ये भी हमने देखा है कि कोविड-19 के जो फैलाव है इसके लिए भी इन्होंने मुसलमानों को के ऊपर इल्जाम लगाने की कोशिश की है कि ये वो तबलीगी जमात वाले लोग हैं उनकी वजह से सिर्फ ये आया, हालांकि उनके आने से पहले ये केसेस थे हिंदुस्तान में, उससे पहले भी ये केसेस थे। तो ये एक किस्म से उनको एक मौका मिला है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को किसी तरह से और डिस्क्रिमिनेट किया जाए, उनको और टारगेट किया जाए और उनके खिलाफ सारे इल्जामात उनके खिलाफ। अच्छा ज़मीर अकरम साहब, हमने देखा कि तमाम की तमाम जो हुर्रियत की आदत है वो जेलों में नज़रबंद है, किसी किस्म के इलाज मुआलजे की उनको कोई सहूलियात मुयसर नहीं है। और ऐसी सूरत में जबकि दुनिया भर में हम देखते हैं कि ऐसे कैदी जिनके छोटे जराइम हैं उनको रिहा भी किया जा रहा है और पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ है, कैदियों को कुछ रिलैक्सेशन दी गई है। भारत की जानिब से हमें ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो भारत पसंद जो कुछ सियासतदान हैं जो नजरबंद थे, जैसे कि महबूबा मुफ्ती की बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं या कुछ दीगर रहनुमाओं की बात करते हैं, तो उनको तो रिलैक्सेशन दे दी गई। तो आप क्या समझते हैं कि ये दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ नहीं है? बिल्कुल, ये दुनिया ये इसी तरह से है कि क्योंकि दुनिया का जो ध्यान है वो किसी तरफ और है, इस बीमारी के पर है, तो ये जितना फायदा उठा सकते हैं वो कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद वो सेक्रेटरी जनरल जो है अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्होंने बयान तो दिया है कि कश्मीर में और ये जो लोग उनको नजरबंद किया हुआ है या जेलों में उनको रिहा किया जाए, खासतौर पर जो सियासी प्रिजनर्स हैं, जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, उनके खिलाफ
जो इक़दाम किए गए हैं उनको बंद किए जाएं। तो वो सेक्रेटरी जनरल ने तो कहा है, लेकिन बाकी दूसरे ममालिक जो है सेक्रेटरी जनरल ने कहा है और OIC ने भी ये बात की है, लेकिन दूसरे जो ममालिक हैं उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की है अभी तक, और ये यकीनन इंसान इसका फायदा उठा रहा है। बिल्कुल ठीक है। ज़मीर अकरम साहब ये फरमाइएगा, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनली जो ममालिक डेवलप्ड कंट्री कहलाए जाते हैं वो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ की जानिब एम्पैथी शो कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 80 लाख डॉलर जो हैं उसका भी बताया गया है, और उसके साथ साथ पहले भी दिए गए। तो हाउ यू सी कि 100 बिलियन की किरण ये एक बड़ी फिगर बनती है कि 8 मिलियन और 2 मिलियन आई गेस 10 मिलियन की जो फिगर बनती है, ये किस हद तक ज़रूरी है कि इस वक्त डेवलप्ड कंट्री जो है वो आए और डेवलपिंग कंट्रीज़ की मदद करे, और उसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि इस वक्त हमारी सिफारतकारी किस हद तक और मजीद काम कर सकती है ताकि उन दुनिया को ये रियलाइज़ करवा सके कि अगर डेवलपिंग कंट्रीज और खासतौर से पाकिस्तान जैसा मुल्क है, 20-22 करोड़ की इसकी आबादी है, अगर खुदा ना ये पैंडेमिक यहाँ फैलती है तो इसका जो फॉलो आउट है सिर्फ पाकिस्तान के ऊपर नहीं होगा बल्कि दुनिया के उन डेवलप कंट्रीज को भी हो सकता है। ये जो पैंडेमिक है ऑब्वियसली ये इसके कोई बॉर्डर्स नहीं है, या डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री को ये नहीं देखता, ये तो हर मुल्क में फैलेगा और फैल गया है। तो इस सूरत हाल में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो अमीर ममालिक हैं, उनको भी अपने फायदे में भी है कि ये जो डेवलपिंग ममालिक हैं उनकी मदद करे माशी तौर पर, और अगर कोई मेडिकल या दूसरे सप्लाई से भी कर सके तो वो करने की कोशिश करेंगे। तो ये एक खुशाइन बात है कि जो G20 की जो मीटिंग हुई है उसमें ये फैसला किया गया है, और IMF वर्ल्ड बैंक ने भी ये फैसला किया है। तो ये जो चीज है ये एक जरूरी चीज थी जो उन्होंने ये। अच्छा ज़मीर अकरम साहब, आपकी बहुत गहरी नजर है तमाम तर सिचुएशन पे, तमाम तर मामलात पे। अब जो हुकूमत ने मुआशी पैकेज दिया है छोटे सनतकारों के लिए, बड़े सनतकारों के लिए, ताजरों के लिए, साथ ही साथ IMF की जानिब से हमें जो 1 अरब 38 करोड़ 60 लाख डॉलर की इमदाद मिली है, पाकिस्तान समेत 76 ममालिक को मजीद भी ये इमदाद मिली है, तो उससे ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि कितना फ़र्क पड़ेगा, कितना हमें रिलीफ मिलेगा, और हुकूमत जो है वो आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने की बात करती है तो उसमें किस हद तक कामयाब आपको नजर आती है? देखिए ये तो भी शुरुआत है, मैं जो देखता हूँ टेलीविजन और अपने अखबारों में, उससे तो ये है कि ये प्रोग्राम अभी तक इफेक्टिव हुआ। ये एहसास प्रोग्राम के तहत जो हो रहा है ये इसमें काफी कामयाबी हो रही है, लेकिन अभी जो हमारा जो पोटेंशियल है ना, गॉड फॉरबिड अगर आगे और केसेस होती हैं तो फिर हम कितना कर सकते हैं वो अभी देखने की बात है। हाल जहाँ तक ताल्लुक है ये जो इमदाद आ रही है, जी ठीक, राइट ऑफ है, वो से तो जरूर फायदा होगा हमें। बिल्कुल ठीक है। ज़मीर अकरम साहब साबिक सफ़ीर, बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए, और वो यही बात कर रहे थे कि इंटरनेशनली इस वक्त उज़मान दुनिया बिजी है, दुनिया के मामलात, तमाम दुनिया कोविड-19 के ख़िलाफ़ जंग करने के लिए कोशिश हैं। कहीं इसकी वैक्सीनेशन की दरियाफ्त के लिए कोशिशें की जा रही हैं, सितंबर की डेट दी जा रही है, कहीं इसके हिफाजती इक़दामात के हवाले से स्ट्रेस किया जा रहा है, कहीं माली मामलात और माशी मामलात को देखा जा रहा है। ऐसे सारे वक्त के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया की जानिब से ये जो असलहे की ख़रीद है और उसकी जो ट्रांसफ़र है वो होना एक बहुत तशवीश की बात है कि दुनिया पूरी 7 अरब 7.5 अरब की आबादी जो है इस वक्त मुश्किलात से दो चार है, और ऐसे में भी आप असलहे की बात कर रहे हैं तो अगर इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए वो भी ठीक नहीं है। बाकी मामलात में और ख़ास तौर पर इसमें इंडिया के अज़ाइम को देखा जा सकता है कि बेशक इंसान मरते हैं तो मरते रहें, जो हिंदुत्व एजेंडा है वो अपने ही एजेंडे पे अमल पैरा है, उसने असलहे की बाइंग भी करनी है, उसने मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के साथ ज्यादती भी करनी है, उन्हें कोविड-19 में तकरीबन ये कहा जा रहा है 200 से 250 कश्मीरी जो हैं वो मुब्तला हैं, और अमवात के हवाले से खबर सामने नहीं आ रही क्योंकि मीडिया तो लॉकडाउन है वहाँ पे सारा, तो जो है वहाँ पे टेस्ट किट अगर जाती है तो वो भी सिर्फ हिंदू रीजन में जाएगी, यानी जम्मू के इलाके में जाएगी, वो वैली में नहीं जाएगी। तो ये सारी सूरत हाल जो है उन्होंने एक ऐसी क्रिएट की
की है जिसके अंदर वो अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी तलाश बिल्कुल, और साथ ही साथ भारत जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ इन हालात में भी प्रोपेगेंडा करना नहीं भूला। मीडिया उसी तरह से प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारतीय जो सियासतदान है वो उसी तरह से पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलते हुए हमें नजर आते हैं। पाकिस्तान की जो फिजाई हदूद हैं, जो सरहदी हदूद हैं, उनकी हम देखते हैं कि खिलाफ वर्जी हमें करते हुए नजर आते हैं। लेकिन पाकिस्तानी फौज मुकम्मल तौर पर चौकस है। पिछले कुछ दिनों में भी ऐसे वाकयात हुए हैं, लेकिन इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। हम मईशत पर मजीद अपनी ट्रांसमिशन में भी बात करेंगे। यहाँ वक्त एक ब्रेक का और न्यूज हेडलाइंस होंगी, उसके बाद फिर हमारी ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी रहेगा।